हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 11th का फिजिक्स और इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है, लॉज ऑफ मोशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है फोर्स। तो देखिए फोर्स किसे बोलते हैं। फोर्स मे बी डिफाइंड एज एन एजेंसी a push or a pull which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion or the direction of a body। मतलब क्या है इसका कि फोर्स क्या है, हमारा एक एजेंसी है, यानी कि कोई पुश या पुल हो सकता है जो किसी चीज़ को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। या तो रेस्ट को चेंज करेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करेगा या फिर वो डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। तो फोर्स क्या है, फोर्स एक एजेंसी है जो पुश या पुल हो सकता है, जो कि चेंज कर सकता है या चेंज करता है किस चीज़ को, रेस्ट को मोशन में बना देगा, मोशन को रेस्ट में बना देगा, या फिर किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स के बारे में और देखते हैं। देखिए इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। तो फोर्स हमारे कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखिए फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है। इसी तरह से देखिए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स किसी बॉडी के जो शेप है उसको चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है, मतलब रबड़ बॉल ली हमने और उसको उस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उस पर जब हम पुश करेंगे तो रबड़ बैंड क्या होगी हमारी, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं हम। तो देखिए सबसे पहला जो टर्म्स आती है इसमें आती है इनर्शिया। तो देखिए इनर्शिया के बारे में हम पढ़ते हैं। इनर्शिया क्या है, the inherent property of a material body by virtue of it cannot change by itself its state of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia। इसका क्या मतलब है, कोई भी बॉडी खुद से चेंज नहीं हो सकती। मतलब कोई भी बॉडी हमारी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कहते हैं, हम इनर्शिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप की होती हैं इनके बारे में देखते हैं हम। देखिए पहला है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है हमारा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में देखते हैं। देखिए द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका क्या मतलब है, अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसका एग्जांपल ऐसे देखते हैं, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। मतलब अगर कोई एक पर्सन है जो कि कहाँ खड़ा है, बस में खड़ा है, और जैसे कि अचानक से एकदम बस आगे को चलती है तो ये बंदा पीछे की साइड को गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो बस के जो फ्लोर होता है उससे अटैच रहता है। तो बस का फ्लोर हमारा कैसा है, बस का फ्लोर हमारा रेस्ट में है, तो हमारी बॉडी पूरी बॉडी हमारी क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। लेकिन जैसे ही क्या होता है, बस चलना शुरू करती है तो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट मतलब हमारी लेग्स जो हैं बस के साथ चलना शुरू कर देती हैं, और हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट होता है वो अब भी रेस्ट में होता है। तो क्या होता है, बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो आगे चला जाता है और हम पीछे की साइड को गिर जाते हैं। इसी तरह से देखिए दूसरा एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन जो होता है हमारा, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब अगर कोई बॉडी हमारी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसका एग्जांपल भी हम देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है हमारा ये वाला कि अगर एक वैन अ मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, जब एक चलती हुई बस अचानक से रुकती है तो अ पर्सन सिटिंग इन इट फॉल्स फॉरवर्ड। तो क्या होता है, जो लोग इसमें बस में बैठे हैं तो एकदम आगे की साइड को वो गिर जाते हैं। तो इसका भी जो है पोजीशन, मतलब इसका भी इसे भी इस तरह से समझा सकते हैं कि बॉडी का लोअर पार्ट हमारा मोशन में रहता है और अपर पार्ट भी मोशन में रहता है, लेकिन जैसे ही बस रुकती है तो बॉडी का लोअर पार्ट एकदम रुक जाता है और अपर पार्ट अब भी मोशन में रहता है, इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। इसी तरह से देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि बॉडी की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इस तरह से देखिए इसका एग्जांपल भी हम बस के एग्जांपल से दे सकते हैं। बस में जैसे ही शार्प कोई टर्न आता है, मतलब ड्राइवर एकदम अचानक से गाड़ी को मोड़ देता है लेफ्ट या राइट साइड को, तो लेफ्ट को मोड़ेगा तो राइट साइड को हम गिर जाते हैं, और राइट को मोड़ता है तो लेफ्ट में हम गिर जाते हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं हम लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी, मोमेंटम क्या है, एक क्वांटिटी है ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी, इट इज इक्वल, किसके इक्वल होती है ये, टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो मोमेंटम किसके इक्वल है, मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल है, और इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी वेक्टर इक्वल है एम वी वेक्टर, और मोमेंटम हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो फॉर्मूला इसका क्या हुआ, पी इक्वल एम वी, इसका फॉर्मूला हो गया है। अब देखिए इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो मोमेंटम है हमारा, इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी। तो मोमेंटम की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, और सीजीएस यूनिट होती है इसकी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा एम एल टी की पावर -1 होगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखने की हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन सबको देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला नियम क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये है हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। और अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, देखते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या है हमारा। तो देखिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम अभी हमने पढ़ा, तो उसका रेट मतलब डी पी अपॉन डी टी वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, किसके बराबर होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाइड ऑन द बॉडी, जो कि बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और जो चेंज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में चेंज होगा। तो चलिए अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए यहाँ से समझते हैं हम मेजरमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स का हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं किसके, न्यूटन्स के सेकंड लॉ से। तो देखिए हम जानते हैं मोमेंटम कितना होता है हमारा, P इक्वल होता है mv होता है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोनों साइड में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया t के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या आएगा हमारा dp अपॉन dt इक्वल आएगा d अपॉन dt mv। तो m का तो होना नहीं है कुछ, तो ये आ जाएगा हमारा dv ओवर dt। तो dv ओवर dt को क्या बोलेंगे हम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है हमारा, एक्सीलरेशन होता है, तो ये हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन ने बताया कि अप्लाइड फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो फोर्स को हमने प्रोपोर्शनल कर दिया dp अपॉन dt के। अब हम जानते हैं dp अपॉन dt की वैल्यू हमारी कितनी आई, ma आई। तो यहाँ पर देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेकर आते हैं k और इक्वल का साइन लगा देते हैं। अब देखिए ये जो k है हमारा, इसकी वैल्यू को देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। द यूनिट ऑफ m a एंड फोर्स मतलब एफ आर सोस चूजन डेट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वल 1। तो एम ए और एफ की वैल्यू को इस तरह से, यूनिट को हम इस तरह से चूज करेंगे कि के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। तो फॉर्मूला हमारा बन गया एफ इक्वल एम ए, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो अब देखिए फोर्स के बारे में हम देखते हैं। देखिए फोर्स एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स हमारा कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का क्या होता है, ml t की पावर -2 होता है। और उसके बाद देखिए SI यूनिट जो है फोर्स का वो होता है हमारा न्यूटन, और CGS यूनिट जो है हमारा फोर्स का वो होता है डाइन। इसको भी हमें याद रखना है। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि 1 किलोग्राम वेट को हम लिख सकते हैं 1 kgf या 9.8 न्यूटन भी लिखा जा सकता है इसे। इसी तरह से 1 न्यूटन जो होता है हमारा 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम इम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इम्पल्स क्या होता है, इसको देखेंगे इम्पल्स के बारे में। तो देखिए इम्पल्स जो होता है हमारा, इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट एंड इट इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम। मतलब इम्पल्स हमारा किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है, किसके, फोर्स के और टाइम ड्यूरेशन के। और यही इम्पल्स हमारा बराबर होता है टोटल चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जितना चेंज हो रहा है उसके भी बराबर हमारा इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स के हमारे 2 फॉर्मूले बनेंगे, इन सबको भी हमें देखना है। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय जे। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये जे से रिप्रेजेंट होती है। और देखिए इम्पल्स के बारे में देखते हैं, डायमेंशन देखते हैं इम्पल्स की, ml t की पावर -1, SI यूनिट होती है इसकी kg
मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और CGS यूनिट है हमारी ग्राम में सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसका इम्पल्स के एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल में देखिए इम्पल्स के क्या आएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बैट वाइल हिटिंग अ बॉल। तो देखिए इम्पल्स होता क्या है पहले से समझ लेते हैं। जब किसी बॉडी पर एक शॉर्ट टाइम के लिए एक बड़ा फोर्स लगता है तो उसे इम्पल्स बोलते हैं। तो देखिए जब बैट से बॉल हिट करती है तो वो बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए हिट करती है, और इसका इम्पैक्ट कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बॉल बहुत दूर जाती है। इसी तरह से ब्लो आ हैमर ऑन अ नेल, मतलब जब हम हथौड़े से कील को ठोकते हैं तो वो भी एक शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स होता है, लेकिन कील उसके अंदर चली जाती है। इसी तरह से और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं पहले इम्पल्स के कि क्या क्या होता है। देखिए, आ क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड्स वाइल कैचिंग अ बॉल। जब कोई क्रिकेट प्लेयर होता है, जब उसके पास बॉल आती है जो वो कैच करता है तो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे कर लेता है। तो थोड़ा सा पीछे करने से देखिए क्या होगा, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब बॉल का और उसके हाथ का जो बीच में कॉन्टैक्ट है, उसका टाइम हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा तो उस पर वो फोर्स कम लगता है, मतलब ऐसा समझ लीजिए उस पर फोर्स कैसा हो जाएगा, वो कम लगेगा। या ऐसा समझ लीजिए उस पर जो इम्पल्स लगेगा हमारा, इम्पल्स कम हो जाता है और उसके हाथों में चोट कम लगेगी। इसी तरह से देखिए, अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट रिसीव्स मोर इंजरीज when he falls on a cemented floor than when he falls on a heap of sand। मतलब अगर कोई पर्सन कहाँ से गिरता है, एक हाइट से गिरता है, और हाइट से गिरने पर अगर वो सीमेंट वाली रोड पर गिरता है तो उसमें इंजरी ज़्यादा होती है, और अगर वो सैंड में गिरता है तो उसमें चोट उसमें कम लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही वो सीमेंट वाले रोड पर गिरेगा तो उसमें क्या होगा, उसके लिए टाइम जो है कम मिलेगा, उसको टाइम कम मिलेगा, तो इस तरह से क्या होगा हमारा, उसे ज़्यादा चोटें आएंगी। इसी तरह से देखिए अगर वो सैंड में गिरेगा तो टाइम ज़्यादा मिलेगा उसे, वो इसलिए से चोटें कम आती हैं। इसी तरह से चलिए आगे देखते हैं। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम पढ़ेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ने क्या बताया, एवरी एक्शन के लिए एक ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इसी तरह से देखिए ये दो बॉडीज़ हैं हमारी, तो ये दो बॉडीज़ हमारी फोर्स लगा रही हैं। तो देखिए ए पर जो फोर्स लग रहा है बी की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा, और बी पर जो फोर्स लग रहा है ए की वजह से वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये दोनों फोर्स हमारे इक्वल होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसलिए एफ ए बी इक्वल है हमारा माइनस का एफ ए बी। और यहाँ पर देखिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको सबको देख लेते हैं। द फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्सेज जो होंगे ये एक्शन और रिएक्शन वाले हमेशा कैसे होंगे, पेयर में वर्क करेंगे। इसी तरह से देखिए ध्यान से, नेक्स्ट है हमारा एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडीज पर वर्क करेंगे, बॉडीज हमारी दोनों की दोनों अलग अलग होंगी। नेक्स्ट है हमारा द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इसी तरह से नो एक्शन कैन अकर इन द अब्सेंस ऑफ रिएक्शन। अगर कोई एक्शन है ही नहीं तो रिएक्शन भी हमारा नहीं होने वाला। ये चीज़ें हमें याद रखने की हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं थर्ड लॉ का, बुक्स केप्ट ऑन अ टेबल। देखिए बुक्स हमारी कहाँ रखी है, बुक हमारी टेबल पर रखी हुई है, तो बुक का जो वेट है वो नीचे की तरफ को डाउनवर्ड वर्क करेगा, और जो इसका रिएक्शन होगा टेबल का वो ऊपर की साइड को वर्क करेगा। तो इस तरह से देखिए एक्शन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जब हम वॉक करते हैं, जब हम चलते हैं, तो देखिए चलने पर क्या होता है, हमारे पैर जो है पीछे की साइड को फोर्स लगाएंगे, और जो फ्लोर है हमारा आगे की साइड को हम पर फोर्स लगाता है। इसी तरह से अब हम देखते हैं अपरेंट वेट ऑफ अ मैन। इसका क्या मतलब है, जब कोई पर्सन लिफ्ट में जाता है तो उसके वेट में क्या फ़र्क महसूस होता है, उन सबको हम देखने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, देखिए पहला केस हम देखते हैं। पहला केस है हमारा व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। जब लिफ्ट हमारी एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रही है तो देखिए उस केस में क्या होगा, उस केस में कुछ इस तरह से होगा। इससे इस तरह से समझिए। देखिए पहला केस हमारा ये है, तो देखिए ये कोई पर्सन है, इसका mg नीचे की साइड को वर्क करेगा, इसका वेट, और इस पर जो फ्लोर का रिएक्शन होगा वो ऊपर की साइड को वर्क करेगा, और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, r माइनस एम जी करेंगे हम, क्या करेंगे, r माइनस एम जी हम करने वाले हैं। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, r माइनस एम जी हमारा हो जाएगा, r माइनस एम जी होगा हमारा
एम ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर निकालेंगे, मतलब रिएक्शन निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारा एम जी प्लस ए हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, जब लिफ्ट हमारी ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है तो हमें अपना वेट बढ़ा हुआ ज़्यादा महसूस होता है। इसी तरह से केस सेकंड में देखते हैं, व्हेन द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विद एक्सीलरेशन ए, जब लिफ्ट हमारी एक्सीलरेशन ए से नीचे आ रही है तो उस केस में देखिए क्या होगा। उस केस में इसका डायग्राम ये बनेगा कुछ इस तरह से कि देखिए वेट हमारा नीचे की साइड को वर्क कर रहा है और रिएक्शन ऊपर की साइड को वर्क कर रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन नीचे की साइड को है। तो हम करेंगे इसमें एम जी माइनस आर करेंगे, तो एम जी माइनस आर इक्वल हो जाएगा हमारा एम ए के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एम जी माइनस आर इक्वल हो गया हमारा एम ए के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से हम आर निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा एम जी माइनस ए। तो इस केस में जब लिफ्ट हमारी नीचे आ रही होती है तो उस केस में हमें हमारा वेट जो होता है वो कम महसूस होता है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट हमारी कहाँ है, रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिफ्ट चलेगी तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी। तो आर माइनस एम जी इक्वल हो जाएगा हमारा जीरो के इक्वल। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, एम जी। मतलब जब वेलोसिटी हमारी रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, अपवर्ड चल रही है या डाउनवर्ड चल रही है, तो उस केस में देखिए क्या होगा, उस केस में होगा ये हमें हमारा वेट उतना ही फील होगा जितना हमारा है एक्चुअल में है। इसी तरह से व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, जब लिफ्ट हमारी फ्री फॉल करती है, लिफ्ट फ्री फॉल कब करती है, जब लिफ्ट का जो वायर है, लिफ्ट का जो केबल है जब टूट जाता है तो लिफ्ट हमारी फ्री फॉल मूव करेगी। उस केस में देखिए क्या हो जाएगा, उस केस में लिफ्ट हमारी जी की एक्सीलरेशन से नीचे की साइड को आएगी। तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा आर इक्वल एम जी माइनस जी, मतलब जीरो। तो हमें हमारा वेट उस टाइम कैसा फील होगा, हमारा वेट हमें जीरो फील होगा। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी कहलाती है, वेट लेसनेस कंडीशन कहलाती है। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। तो देखिए हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो देखते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको पढ़ते हैं हम। क्या है ये, व्हेन, तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को पढ़ेंगे, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पर वर्क नहीं करता, ऑफ सेवरल इंटरैक्टिंग पार्टिकल, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। द टोटल लीनियर मोमेंटम इज द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जब किसी पार्टिकल, जो दो पार्टिकल हमारे इंटरेक्टिंग कर रहे हैं, इन पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो टोटल लीनियर मोमेंटम हमारा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे पहले। तो देखिए ध्यान से देखते हैं हम, डेरिवेशन ऑफ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ से हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के डेरिवेशन को करते हैं। तो इस चीज़ को देखिए ध्यान से समझते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक बॉडी है हमारी ए और एक बॉडी है हमारी बी। बॉडी ए की जो बॉडी ए का जो मास है वो m है, m1 है, और इसकी वेलोसिटी है हमारी u1। इसी तरह से देखिए बॉडी है हमारी b और इसकी जो मास है वो m2 है और इसकी वेलोसिटी है हमारी u2। इसी तरह से जब ये बॉडी, ये है बिफोर कोलिजन के टाइम, कोलिजन से पहले की बात, ये कोलिजन के टाइम, जब कोलिजन हो रहा उस टाइम पर देखिए ये m1 m2 ये बॉडीज़ हैं हमारी a और b। और देखिए इस पर ए बॉडी पर हमारा फोर्स लगेगा बी की वजह से, एफ ए बी। इसी तरह से बी पर जो फोर्स लगेगा वो ए की वजह से लगेगा, वो होगा एफ बी ए। इसी तरह से जब कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन के बाद में हमारी सिचुएशन ये बनेगी कि इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v1 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हमारी v2 हो जाएगी। और इस चीज़ को हम समझते हैं। अब ध्यान से देखिए, देखिए फोर्सेस जो होंगे हमारे, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, ये दोनों फोर्सेस हमारे इक्वल और अपोजिट होंगे, ये बात हम जानते हैं। तो अब हम इसका इम्पल्स निकालेंगे, इस वाले का हम इम्पल्स निकालेंगे। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू टी होता है। तो एफ इंटू डी डेल टी हमने कर दिया। और इम्पल्स का फॉर्मूला दूसरा क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए के मोमेंटम में जो चेंजिंग आई है उसको देखेंगे। तो चेंजिंग के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वाला हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा। इसी तरह से इम्पल्स हम बी वाले का निकालेंगे। तो एफ बी ए इक्वल हो गया हमारा एफ बी ए इंटू डेल टी इक्वल होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। तो बी के मोमेंटम में जो चेंजिंग आएगी वो कितनी होगी हमारी, m2 v2 माइनस m2 u2। तो अब देखिए दोनों के दोनों ये इक्वल है ना, तो दोनों के दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया। जब इक्वल पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो डेल टी से तो डेल टी कैंसिल ही हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला मतलब इस पूरे की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये अंदर जाकर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमने क्या किया, m1 v1 प्लस m2
V2 हमने कर लिया है। इसी तरह से देखिए M1 U1 प्लस M2 U2, तो देखिए ये V और V दोनों V हमारे फाइनल वेलोसिटी वाले हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी वाले हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये हमारा प्रूफ हो गया है। इसी तरह से देखिए अब हम आगे देखेंगे कि देखिए ये है हमारा रिकॉइल ऑफ अ गन। रिकॉइल ऑफ अ गन का क्या मतलब है, जब गन से हम शूट करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो बुलेट है वो तो आगे चली जाती है, और जो गन है, गन पर एक पीछे की साइड को एक जर्क लगता है, एक झटका लगता है, तो उसी झटके को, उसी जर्क को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल ऑफ अ गन बोलते हैं। तो देखिए सपोज करिए जो ये हमारी गन है, इसका मास है कैपिटल एम, और ये जो बुलेट है उसका मास है स्मॉल एम। तो देखिए सपोज करिए जो हमारी बुलेट जा रही है वो v वेलोसिटी से आगे की साइड को जा रही है, और जो गन है हमारी पीछे की साइड को जाएगी, कैपिटल V वेलोसिटी से जाएगी। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग हमारा हो जाएगा। तो देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले जो मोमेंटम होगा वो तो जीरो होगा, क्योंकि ये जो हमारी गन है और ये जो हमारी बुलेट है दोनों की दोनों जीरो वेलोसिटी पर है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद का जो मोमेंटम होगा ये होगा mv प्लस mv, तो ये कैपिटल mv है, ये स्मॉल mv है, ये इस तरह से हो जाएगा। तो हम देखते हैं, देखिए ये स्मॉल mv प्लस कैपिटल mv आ जाएगा, तो यहाँ से हमें v निकालना है, तो v हमारा आ जाएगा माइनस का स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इंटू v, ये आ गया हमारा। चलिए आगे देखते हैं अब हम। तो अब देखते हैं हम इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस का क्या मतलब है, सबसे पहले कॉनकरेंट फोर्सेस को जानते हैं। कॉनकरेंट फोर्सेस होते क्या हैं, देखिए जब किसी बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कई फोर्सेस वर्क करते हैं तो उसे बोलते हैं हम कॉनकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। और कॉनकरेंट इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस का क्या मतलब है, जब किसी बॉडी पर कई फोर्सेस एक ही पॉइंट पर लगे हुए हों और वो बॉडी हमारी कैसी हो, वो बॉडी हमारी बैलेंस्ड हो, तो उस सिचुएशन में क्या कहेंगे हम कि बॉडी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो उस सिचुएशन में देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये वाला डायग्राम है हमारा। तो ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर O पर हमारे F1 फोर्स लगा हुआ है, F2 फोर्स लगा हुआ है और F3 फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो देखिए F1 और F2 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो यही वाला तो आएगा। तो ये देखिए एक ही लाइन में लगे हुए हैं। तो इस सिचुएशन में देखिए क्या होगा, हमारा F3 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, F3 हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस F1 प्लस F2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वल। देखिए इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये फोर्सेस जो है हमारे तीनों के तीनों एक साइड में ले आएंगे, तो तीनों का जो सम है हमारा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। लामीज थ्योरम है क्या, तो देखिए लामीज थ्योरम के बारे में देखते हैं कि यहाँ देखते हैं this theorem this is a Lami's theorem which states that if three forces acting on a particle, अगर किसी बॉडी पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, कीप इट इन इक्विलिब्रियम, और उसे इक्विलिब्रियम में रखते हुए, तब क्या होगा, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। मतलब लामी ने ये बताया कि अगर किसी बॉडी पर तीन फोर्सेस वर्क कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में हैं, तो फोर्स जो होंगे हमारे किसके प्रोपोर्शनल होंगे, साइन के प्रोपोर्शनल होंगे। और वो साइन यानी मतलब वो एंगल जो लिया जाएगा वो अदर टू फोर्सेस के बीच का लिया जाएगा। तो इस तरह से पहले तो इसके डायग्राम को समझ लीजिए। तो देखिए डायग्राम में हमारा ये F1 फोर्सेस यहाँ लगा हुआ है, F2 फोर्सेस ये लग रहा है, F3 फोर्सेस ये लग रहा है। तो देखिए इन दोनों के बीच का एंगल है हमारा अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल है हमारा बीटा, इन दोनों के बीच का एंगल है हमारा गामा। तो देखिए F1 हमारा क्या होगा, तो F1 होगा हमारा F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल F3 अपॉन साइन गामा होगा। तो इस तरह से हम लामीज थ्योरम को देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम, देखिए कनेक्टेड बॉडीज़, मतलब ये पुलिस हमें दी हुई है। पुली समझते हैं, पुली क्या होती है, पुली आपने देखी होगी, जैसे कुएं वगैरह में पानी निकालने के लिए यूज़ होती है, वो पुली है हमारी। और भी बहुत सारे काम इसमें लेते हैं। तो देखिए इसमें होगा क्या, इसमें होता ये है कि एक बॉडी हमारी क्या है, देखिए ये पुली है हमारी, ये हमारी रोप है, रस्सी समझ लीजिए इसे। तो ये हमारा वेट mg ये लटक रहा है, ये
ये दूसरा mg है, तो ये वाला वेट हमारा ज़्यादा है तो ये नीचे की साइड को आएगा। ए एक्सीलरेशन से टेंशन दोनों में सेम रहेगी क्योंकि हमारी जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, वो हमारी सेम रहेगी, और ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। तो फाइनली हमें इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं। एक फाइंड हमें करनी है हमें इसकी ए मतलब एक्सीलरेशन, किस एक्सीलरेशन से ये नीचे जा रहा है, किस एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसका ये फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। इसे किसी दिन डेरिवेशन करके दिखा देंगे, तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसी तरह से इसमें एक टेंशन फाइंड आउट करनी होती है हमें। तो टेंशन देखिए किस तरह से फाइंड करते हैं। टेंशन के लिए फॉर्मूला है हमारा T इक्वल टू M कैपिटल M और स्मॉल m अपॉन M प्लस M, और ये ऊपर हमें G की मल्टीप्लाई भी करनी होती है इसमें। तो इस तरह से इसकी क्वेश्चन को भी हम करेंगे सोल्व। अब आगे देखते हैं हम, चलिए फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, तो फ्रिक्शन को देखते हैं हम। फ्रिक्शन क्या है, व्हेन एवर अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में रहते हुए मूव करती है तो उस पर क्या होता है, तो उसमें एक पैरेलल एक फोर्स लगता है, अपोजिशन वाला फोर्स लगता है, और उस अपोजिशन वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इस चीज़ को भी हम ध्यान से समझते हैं फ्रिक्शन। तो देखिए फ्रिक्शन वाले पार्ट को हम बाद में करेंगे, और उसके जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा उसके इंट्रोडक्शन में हम कर देंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से भी समझना है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।